गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम लोग बायोलॉजी में क्लास 12th में सेकंड यूनिट जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन उसको शुरू करेंगे। इस यूनिट में हम लोगों को 3 चैप्टर्स पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का सेंस ये हो गया कि ऐसे कौन कौन से सिद्धांत, प्रिंसिपल और तरीका है जिसके वजह कर कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जाता है। और वेरिएशंस का मतलब ये हो गया कि ये बदलाव जो पेरेंट्स से बच्चों को हम लोग देखते हैं तो पेरेंट्स से बिल्कुल भिन्न नज़र आते हैं, वो किस आधार पर, किस बेसिस पर होता है, ये जानना है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि वेरिएशन कहते किसको है। वेरिएशन का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी ऑफस्प्रिंग की स्टडी की जाती है तो वो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से अलग नज़र आता है। इसी अलग होने की वजह जिस कारण से डेवलप करती है उसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन 2 तरह का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, एक होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन का सेंस होता है वैसा वेरिएशन जो हमेशा होता है, जैसे किसी बच्चे की पैदाइश हो, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, उसमें दांत निकलना, उसके बॉडी पर मसल्स का फॉर्म करना, उसको और भी अलग तरीके से बॉडी के इंटरनल बॉडी के अंदर चेंजिंग होना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा सबके साथ होता है। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन। और कंटिन्यूअस वेरिएशन भी अगर बात की जाती है तो इसके भी 2 सब पार्ट हैं, एक कहलाते हैं पॉजिटिव और एक कहलाता है निगेटिव। यानी वैसा वेरिएशन या वैसा कंटिन्यूअस वेरिएशन जो किसी लिविंग बींग्स के लिए फायदा पहुंचाता है उसको हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। और वैसा वेरिएशन जो किसी लिविंग बींग्स को नुकसान पहुंचाता है उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने देखा बाबू वेरिएशन, VARIATION वेरिएशन, इसके 2 पार्ट हो गए, कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के भी 2 सब पार्ट, पॉजिटिव कंटिन्यूअस वेरिएशन, नेगेटिव कंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब ये हो गया वैसे वेरिएशन जो आमतौर पर सभी में नहीं पाया जाता है, बल्कि सडनली किसी एक्सटर्नल फैक्टर के बिना पे बदलाव आ जाए, उस तरह के बदलाव को हम लोग डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि वेरिएशन से जो भी बदलाव देखने को मिलता है वो ऑफस्प्रिंग में आता है। ऑफस्प्रिंग की अगर बात की जाए तो ऑफस्प्रिंग को हम लोग 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जेनेटिक्स के लिहाज से। एक ऑफस्प्रिंग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं आता है, तो वैसे ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं क्लोन। वजह यह है कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और उसमें जो भी वेरिएशन होता है वो सिर्फ सिंगल पेरेंट के जरिए होता है, इससे वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से साफ साफ मिलते हैं, इसलिए उनको क्लोन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का इसमें हेरिडिटी, इन हिंदी इट इज नोन एज अनुवांशिकता। पेरेंटल कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने के फेनोमेनन को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। अब बात आता है हम लोगों का जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग सभी उस सेक्शन को पढ़ते हैं जो पेरेंट्स से कैरेक्टर को लेकर के ऑफस्प्रिंग में जाता है। दैट मीन्स कि जेनेटिक्स साइंस का वो ब्रांच है जो हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के सम टोटल को कहते हैं। इसमें किस तरीके से एक्टिविटीज होती है कि वो सारे कैरेक्टर्स को लेकर के अपने ऑफस्प्रिंग में जाता है।
ये बात आ गई। अब इसके बाद आता है हम लोगों का मेंडल की बात करेंगे, क्योंकि मेंडल साहब वैसे इंसान थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले बताया। और मेंडल साहब की पैदाइश जो है वो 1822 में हुई थी, उनकी मौत 1884 में हो गई। इसी दरमियान में उन्होंने काम किया और काम करने के बाद जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। लेकिन जिस वक्त मेंडल ने जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा, उस वक्त मेंडल की एक्टिविटीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसकी कई वजह थी। उस वजह ये है कि उनका बैकग्राउंड जो है वो पढ़ा लिखा खानदान नहीं था। दूसरी वजह ये है कि वो एक चर्च में मॉन्क का काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे। तीसरी वजह ये है कि उन्होंने जिस प्लान पर वर्क किया था और वर्क करने के बाद जो उनको रिजल्ट आया था, उनको अपने ही रिजल्ट पर फेथ यकीन नहीं था कि ऐसा कैसे हो गया। और उसके बाद उनको दूसरे ऑब्जेक्ट पर काम करने के लिए दिया गया, दूसरे सामान पर, दूसरे वस्तु पर, तो वो उस पर काम नहीं कर सके। साथ ही साथ इन्होंने इन सारे वर्क में मैथमेटिक्स को इस्तेमाल कर दिया, तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड ने इस काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया, यानी मेंडल की वर्क को हटा दिया। और ये काम उन्होंने 1857 से लेकर के 1864 तक किया था, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में दो और लोगों ने इसको काम किया और वही रिजल्ट आया। तो फिर बाद में कहा गया कि नहीं, मेंडल साहब या मेंडल जो थे, ग्रिगोर जॉन मेंडल, वो सही थे और उनकी एक्टिविटीज को हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करके गलत किया। क्योंकि इस ब्रांच में जो 1860s to 70 के दौर में आ चुका था, हम लोग 1900 के दौर में कर रहे हैं, यानी 40 साल हम लोग बैक हो गए। ये बातें सामने आई तो मेंडल के बारे में जाना गया। मेंडल एक गरीब परिवार से थे। नॉन रिकॉग्निशन भी आप समझ गए कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को नॉन रिकॉग्नाइज क्यों किया गया। मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर दिया, उनको अपने एक्सपेरिमेंट पर फेथ नहीं था, उनका बैकग्राउंड कोई पढ़ा लिखा नहीं था। और सबसे बड़ी और अहम बात कि उनको दूसरे प्लांट पर काम करने के लिए दिया गया, जिसका नाम था हॉप, HAWK, हॉप वीड्स। उस पर ये काम नहीं कर सके। अब मामला ये आता है, ठीक है, बात तो समझ में आ गई। लेकिन मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट को किया था, उस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने कौन कौन से मटेरियल को इस्तेमाल किया था। तो मेंडल के द्वारा इस्तेमाल किए गए जो मटेरियल्स थे वो थे मटर, छीमी, पाइजन सटाइबम, जिसको हम बोलते हैं PEAP, मटर। उन्होंने मटर का इस्तेमाल किया था क्योंकि वो जिस मॉन्क में जिस मॉनेस्ट्री में वो काम करते थे, वहां बहुत सारे मटर के पौधे लगे रहते थे। तो वो मटर के पौधे को देख करके एनालाइज करते, स्टडी करते कि कोई पौधा बड़ा, कोई पौधा छोटा, कोई पौधे में फूल का रंग वायलेट है तो किसी में व्हाइट है, किसी से जो पॉड है, छिलका जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर छिमी डेवलप करता है, वो लाइट येलो है, किसी का ग्रीन है। तो ये सब चीजें उन्होंने एनालाइज किया। एनालाइज करते करते उन्होंने उस प्लांट को सिलेक्ट किया। यानी कि मेंडल के लिए जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल रहा वो पाइजन सटाइवन, बायोलॉजिकल नेम, और कॉमन नेम हम बोलते हैं पी मटर। अब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया? तो मेंडल ने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले स्टेप लिया एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स फाउंड इन मेंडल से। मेंडल परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स। पहला आया सिलेक्शन। मेंडल ने सबसे पहले सेलेक्ट किया प्लांट को। तो मेंडल जहां काम करते थे, जहां रहते थे, वहां मटर के लगभग 34 कैरेक्टर्स वाले प्लांट पाए जाते थे। उन्होंने उसको सेलेक्ट करते करते 7 पढ़ लाए, 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले प्लांट को लिया, जिसमें हाइट आया, फ्लावर कलर आया, उसके बाद शेप ऑफ दी सीड्स आया। ये सब आधार पर उन्होंने 7 अलग अलग कैरेक्टर्स चुन लिए। ये हुआ सिलेक्शन। उसके बाद उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया, यानी 2 अलग अलग कैरेक्टर्स वाले प्लांट को आपस में फ्यूज कराया। हाइट में एक ऊंचा पौधा, एक नीचा पौधा, यानी कि टॉल एंड ड्वार्फ को लेकर के हाइब्रिड कराया। तो कहने का सेंस ये हो गया कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाले प्लांट को आपस में फ्यूज कराना हाइब्रिडेशन कहलाया। इसके लिए उन्होंने
कुछ स्टेप्स को फॉलो किए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने सबसे पहले इमैस्कुलेशन, फिर बैगिंग, फिर डस्टिंग, उसके बाद टैगिंग को परफॉर्म किया। अब मामला आता है इमैस्कुलेशन, पढ़ चुके हैं कि किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में मौजूद मेल पार्ट को काट के हटाना इमैस्कुलेशन कहलाता है। इसलिए क्योंकि मेंडल को खुद से कराना था, अपने से नहीं हो, जैसे मेल पार्ट को काट के हटा दिया, हटाने के बाद उसको कवर कर दिया ताकि किसी एजेंट के जरिए, पोलिनेटिंग एजेंट के जरिए वो फर्टाइल या पॉलिनेट ना हो जाए। उसके बाद जब दोनों डेवलप कर गए तो अपने से फीमेल सेक्शन पर मेल के पॉलिनेट को गिराना, डस्टिंग कहलाया, उसके ऊपर लेवल करना, टैग कर देना, दैट्स कॉल्ड टैगिंग। जब टैगिंग हो गया तो उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स प्राप्त हुए। फर्स्ट जनरेशन जब प्लांट प्राप्त हो गए तो फिर उनको आपस में सेल्फ पॉलिनेशन छोड़ दिया, खुद नहीं कराया। सेल्फ पॉलिनेशन के जब छोड़ दिया, खुद नहीं कराया, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो भी प्लांट्स पाए गए उनको कैलकुलेट किया गया। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेसिकली 4 स्टेप्स को फॉलो किए। पहला सिलेक्शन, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा सेल्फ पॉलिनेशन, चौथा कैलकुलेशन। हाइब्रिडाइजेशन का 4 सब पार्ट हुआ जो हाइब्रिडेशन में शामिल है। इसके बाद जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को देखा और देखकर स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद मेंडल ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए जो मेंडल पोस्टुलेट्स के नाम से जाना गया। उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया, या मेंडल के सबसे पहले पोस्टुलेट्स थे, पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर का सेंस होता क्या है, इस बात को आप जान लीजिए कि पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर का सेंस कहने का मतलब ये हो गया कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी किसी भी लिविंग बीइंग्स में किसी एक कैरेक्टर्स को शो करने के लिए एक जोड़ा जीन होता है। क्योंकि मेंडल के वक्त में जीन टर्म का नॉमिनेशन, नोमेनक्लेचर, इवैल्यूएशन या डिस्कवरी या इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए मेंडल जीन नहीं बोलते थे, मेंडल फैक्टर बोलते थे, इससे फैक्टर कहा जाता है। नहीं तो पेयर ऑफ यूनिट जीन हम लोग बोलते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि मेंडल के वक्त में जब जीन टर्म नहीं आया था तो फैक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो मेंडल ने कहा कि किसी एक फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जोड़ा फैक्टर होता है जो आज जीन कहलाएगा। तो हम उसको कह सकते हैं एक जोड़ा जीन होता है। जैसे किसी के आंख का रंग भूरा है, हो सकता है कि भूरे रंग को दिखाने के लिए 2 कलर कोडिंग हो, किसी का बाल कर्ली है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है, ये सब बातें आती हैं जीन में। दूसरा इसमें आता है डोमिनेंट फैक्टर। जब एक फैक्टर्स में पेयर होते हैं तो उसमें कोई एक डोमिनेंट होगा, यानी कोई एक अपना असर दिखाएगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। कहने का सेंस ये हो गया कि अगर किसी छोटे बच्चे को आप लेकर के जाइए बाजार और उसको बोलिए बाबू हम आपको चॉकलेट दिलाएंगे, तो वो बच्चा कहेगा ठीक है हमको किंडर जॉय चाहिए, और आप उसके अलावा कोई और चीज दिला दीजिएगा तो वो पर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि एट दैट टाइम द स्मॉल बॉय और द बेबी इज डोमिनेंट ओवर यू। वो बच्चा आपका डोमिनेंट कर जाएगा और बाद में अगर आपको चावल लेना है, आलू लेना है, प्याज लेना है तो उससे पूछेगा तो आप लीजिए, आपकी मर्जी, यानी आप डोमिनेंट होंगे। तो डोमिनेंट कौन करेगा ये नहीं मालूम है, लेकिन दोनों में एक डोमिनेंट जरूर होता है। डोमिनेंट फैक्टर हम लोग समझ गए कि जब कोई भी कैरेक्टर्स किसी लिविंग बीइंग्स में होगा उसमें कोई एक डोमिनेंट फॉर्म पे आएगा। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। कहने का सेंस ये है कि जब 2 डिफरेंट एलेल्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलते तो जरूर हैं लेकिन मिक्सअप नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट अपने आप को शो करेंगे। जैसे हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि टी वो आपस में फ्यूज कराया तो ये ऐसा नजर आएगा, ये टॉल ही होगा क्योंकि टी डोमिनेंट था, ये मिक्स कर नहीं होता है। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन
नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, चौथा पॉस्टुलेट, जब इसको दोबारा से अलग किया जाएगा तो ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग होंगे, दोनों आपस में नहीं मिलते। यानी 4 पॉस्टुलेट्स मेंडल साहब ने दिया। पहला पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, दूसरा डोमिनेंट फैक्टर, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, चौथा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 4 बातें मेंडल साहब ने बताई। अब मामला ये आता है कि जब हम लोग को जेनेटिक्स पढ़ना है तो जरूरी है कि जेनेटिक्स पढ़ना है तो जरूरी है कि जेनेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले टर्मिनोलॉजीज को जाना जाए। और इसलिए अब आपको यहाँ पे जानना होगा जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजीज, जिसमें पहला नाम है कैरेक्टर। कैरेक्टर किसको कहते हैं? अलग अलग लिविंग बींग्स में एक कैरेक्टर होते हैं जो कहते हैं कि सब लिविंग बींग्स के लिए कॉमन होते हैं। जैसे हाइट सब में पाया जाएगा, वो अलग मामला, किसका हाइट कम हो किसका हाइट ज्यादा। रंग ये कैरेक्टर हो गया, कोई गोरा कोई काला कोई सांवला, तो ये कैरेक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस पाया जाता है। जैसे हम कहा रंग गोरा काला, ये हो गया कंट्रास्टिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट्स। यानी एक कैरेक्टर्स में अलग अलग जो नेचर पाए जाते हैं उसको हम लोग ट्रेट्स कहते हैं। ब्लड ग्रुप ये कैरेक्टर है, अब किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा, किसी का ओ होगा, तो ये क्या कहलाएगा हम लोगों का? ये कहलाएगा हम लोगों का ट्रेट्स। फिर आता है यूनिट फैक्टर। किसी भी एक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जीन होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, इसलिए इसको यूनिट फैक्टर कहा गया। क्योंकि मेंडल के वक्त में जीन टर्म सामने नहीं आया था। जीन टर्म को बताने वाले व्यक्ति ने 1909 ईस्वी में बताया, जिनका नाम था जोहानसन। ठीक है, अब मामला यहां पर यह आता है कि इसके बाद टर्म आएगा हम लोगों का जीन साइंबॉल। जीन साइंबॉल कहते हैं किसको है? जब किसी लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर को लिखते हैं तो उस कैरेक्टर के फर्स्ट लेटर से हम लोग उस कैरेक्टर को शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड जीन सिंबल। जैसे अभी आप देखिए कि हम यहां लिखा हाइट, हाइट में टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, टॉल के लिए टीटी ले लिया और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी लिया, डी नहीं लिया, टी लिया। क्यों? क्योंकि ये बताया गया है कि जब किसी कैरेक्टर्स को आप लेते हैं और जो कैरेक्टर्स का जो हिस्सा डोमिनेंट होगा उस हिस्से को कैपिटल लेटर से लिखेगा और जो रिसेसिव होगा, जो अपने आप को शो नहीं करेगा, वो उसी लेटर के स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। इसलिए अगर हम टॉल लिया और टॉल मेरा डोमिनेंट है तो ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी लिखेंगे। अगर मान लिया जाए कि रंग की बात करें, गोरा व्हाइट डोमिनेंट है और काला, तो उसको बी ना लिख करके स्मॉल डब्ल्यू लिखेंगे। यह कायदा बताया गया है, इट इज कॉल्ड जीन सिंबल। इसके बाद आता है फेनोटाइप। जब किसी दो डिफरेंट एलर्स में क्रॉसिंग ओवर होता है तो होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग फिजिकली देखते हैं कि कैसा नजर आ रहा है। उसके इंटरनल पार्ट, इंटरनल जीन का स्टडी नहीं करते हैं बल्कि एक्सटर्नली उसको देखते हैं, तो उसको हम लोग फेनोटाइप बोलते हैं। और जब जीन की स्टडी करेंगे तो वो जीनोटाइप कहलाएगा। अब इसमें आप देखिए कि एक टी इसका आया था, एक टी इसका आया था, तो ये लंबा नजर आता है, लॉन्ग नजर आता है। अब आप कहेगा कि लेकिन ये तो बड़ा छोटा मिल के आया है, तो जब
प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट में थोड़े नजर आएगा कि बड़ा छोटा मिला हुआ है, बल्कि वो तो प्लांट लंबा नजर आएगा। हाँ, जब उसको पार्ट को लेकर के स्टडी करेंगे तब समझ आएगा मिला हुआ था। जब पार्ट को लेकर के माइक्रोस्कोप और जेनेटिक्स के डिपार्टमेंट में स्टडी करते हैं तब उसको ये जीनोटाइप बोलेंगे। और ऐसे ही देखने पर लंबा है कि नाटा है कि मोटा है कि छोटा है, जो कैरेक्टर होगा उसको हम लोग फेनोटाइप बोलते हैं। उसके बाद फिर अगला टर्म है हम लोगों का होमोजाइगस। होमो मतलब सिमिलर, जाइगस मतलब एक जैसा, यानी जिनके एक जैसे टर्म्स हो, एक जैसे नेचर हो, उसको होमोजाइगस बोलेंगे। हेट्रोजाइगस भिन्न भिन्न, विषम, अलग। डोमिनेंट फैक्टर जो अपने कैरेक्टर्स को डोमिनेट करेगा वो डोमिनेंट फैक्टर कहलाएगा। रिसेसिव फैक्टर जो अपने आप को रिसेसिव होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिसेसिव नेचर में है, जैसे ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्लड में ओ रिसेसिव है और ए एंड बी डोमिनेंट है। फिर आया जीन लोकस। डीएनए के अंदर जीन जिस पोजीशन पर मौजूद होता है उसको हम लोग जीन लोकस कहते हैं, यानी उसके रहने का स्थान, उसका प्लेस जहां पर वो मौजूद है, जीन लोकस। नेक्स्ट आया हम लोगों का जनरेशन। जब हम लोग आपस में रिएक्ट कराते हैं या आपस में दोनों को हाइब्रिड कराते हैं तो हाइब्रिड कराने के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्राप्त होते हैं उनको हम लोग जनरेशन बोलते हैं। ये पैरेंट कहलाता है, इससे जो मिलेगा इसका ऑफस्प्रिंग फर्स्ट जनरेशन कहलाएगा, फिर इससे जो मिलेगा वो सेकंड जनरेशन कहलाएगा। और इसको एफ से दिखाते हैं, F1 और F2। एफ स्टैंड फॉर फिलियर्स, फिलियर्स साहब ने बताया था, इसलिए हम लोग उनके नाम के आधार पर F1 F2 कहते हैं। यानी कि पैरेंट F1, इसके बाद जो आएगा वो F2, उसके बाद जो आएगा वो F3 होगा। तो ये हम लोग का जनरेशन। फिर जनरेशन बाद आया प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स कहते हैं किसको है, जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके जीन एक ही जैसे हो, जैसे दोनों बड़ा टी है, दोनों छोटा टी है, तो इसको प्योर लाइन बोलेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं मिला हुआ है, इसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें ए और बी दोनों आया, वो हाइब्रिड होगा। किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें दोनों ओ होगा, इससे ये ओ ग्रुप वाले इंसान हमेशा प्योर लाइन्स में, यानी कि उनका ब्लड ग्रुप में ओ किसी और के साथ मिक्सअप नहीं करता है, ओ से ही रहता है, इसलिए वो प्योर लाइन्स हो गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब एक कैरेक्टर्स को लेकर के आपस में क्रॉसिंग कराया जाता है इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और इससे जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड रेशियो बोलते हैं। जब दो कैरेक्टर्स को लेकर के आपस में क्रॉस कराया जाता है उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और इससे जो रेशियो आता है उसको हम लोग डाई हाइब्रिड रेशियो बोलते हैं। इसी तरीके से तीन कैरेक्टर को लेंगे तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और उसके रेशियोज को ट्राई हाइब्रिड रेशियो कहेंगे। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रॉसिंग ओवर जिस स्क्वायर पर दिखाया जाता है उस स्क्वायर को पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हुए जो जेनेटिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर ये टर्म नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे तो इस टर्म को जब आगे इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पर सोचना होगा कि अरे पुनेट स्क्वायर क्या हो गया। पुनेट स्क्वायर वो हुआ जिस स्क्वायर पर हम लोग इस के आपस में हाइब्रिड कराते हैं। तो इस तरीके से ये बातें जाननी होंगी और समझनी होगी। इसमें टेस्ट क्रॉस भी आता है, बैक क्रॉस भी आता है। ये सब ऐसे क्रॉसेस हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आया, फिर ऑफस्प्रिंग से ही एक पेरेंट से करा दिया जाए, दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस भी बैक क्रॉस का स्पेशल रूप है, जिसमें बेहतर प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, बेहतर प्रोडक्ट मालूम करने के लिए, बेहतर प्रोडक्ट हमको मिल जाए उसके लिए ये सब क्रॉसिंग कराए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने इस पहले चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में वेरिएशन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़ा, क्लोन पढ़ा, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रिकॉग्निशन नहीं मिला। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया, मेंडल के एक्सपेरिमेंटल स्टेप क्या रहे, मेंडल के पोस्टुलेट्स क्या हुए, और जेनेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले जो टर्मिनोलॉजीज थे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग
मेंडलिज्म पढ़ेंगे, यानी कि मेंडल के जरिए दिए गए लॉ और रूल्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर। थैंक यू।